मैक्सवेल खेलते खेलते अचानक से मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको लेटना पड़ा। काफ़ी अनफॉर्चुनेट था हमारे एक लीडिंग प्लेयर का ऐसे इंजर्ड होना, जो कि कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे। जो विजुअल्स थे उन्हें देख के तो सब एक बार डर गए थे। क्रिकेटर्स और इंजरीज का पुराना नाता है और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर गौतम। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है दैट व्हाट आर द कॉमन इंजरीज इन स्पोर्ट्स? So the common injuries are ligament tear, muscle pull and stress fractures। तो ये सब कॉमन इंजरीज है। जैसे कि लिगामेंट इंजरी मैंने बोला, तो लिगामेंट इंजरी के अंदर क्या होता है, हमारी दो बोन को कनेक्ट करने के लिए एक रस्सी नुमा एक फाइबर का लिगामेंट बना होता है, जो कि दो बोन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा खिसकने से रोकता है। तो जब भी एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा फोर्स कोई भी ऐसी पोजीशन में खेलते वक्त जब लिगामेंट पे लगता है, तो वो एक रस्सी नुमा जो लिगामेंट है वो बोन से डिटैच हो जाता है। तो इसको हम लिगामेंट इंजरी बोलेंगे। तो ये मोस्टली देखी जाती है वाइल प्लेइंग क्रिकेट, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जिसमें ओवर एक्टिविटी, जिसमें काफ़ी फोर्स लगा के कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। सेकंड इज़ मसल पुल। तो मसल पुल के अंदर जैसे कि नॉर्मली जो मसल की लेंथ होती है, अगर उससे ज़्यादा उस पर फोर्स लगा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है और उसको ओवर स्ट्रेच किया गया है, तो उसके जो मसल फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम मसल पुल बोलते हैं। तो ये भी एक कॉमन इंजरी है जो कि अक्सर देखी जाती है। सो द थर्ड वन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, जब मोस्टली ये बॉलर्स को अफेक्ट करता है। और बॉलर्स क्या करते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो उनका बार बार एक ही बोन पे बार बार सेम स्ट्रेस पड़ता है। तो उस वाइल जंपिंग एंड वाइल लैंडिंग, जब वो जंप करके वापस बॉल फेंकने के लिए नीचे पैर रखते हैं, तो उनका नॉर्मली अगर वेट चलते हैं तो 5 kg होता है, तो उस टाइम मोर देन 10 टाइम्स उनका फोर्स उस पर बढ़ता है सेम बोन पे। तो इस वजह से उनको इंजरी होने के कारण मतलब इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर, जैसे क्रिकेटर्स को आमतौर पर स्ट्रेन हो जाते हैं आर्म में या लेग में, सो हाउ टू ट्रीट इट? एनी प्रोटोकॉल फॉर द हीलिंग प्रोसेस? तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि स्प्रेन क्या होता है। तो लिगामेंट टियर को ही स्प्रेन बोला जाता है। और लिगामेंट टियर 3 ग्रेड में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 में नॉर्मली जो लिगामेंट होता है उसके कुछ फाइबर्स होते हैं, वो टियर होते हैं। तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मली रिहैब से नॉर्मली उसको कंप्रेशन करके आइसिंग देके और कुछ दिन के रिहैब के बाद ही बैक टू स्पोर्ट्स हम प्लेयर्स को ला सकते हैं। ग्रेड 2 में हाफ ऑफ द मसल फाइबर, मतलब जो पूरा मसल फाइबर होता है, एक लिगामेंट होता है, उसका आधा लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर भी हम प्लेयर को रिहैब करा के बाय पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सरसाइजेस एंड फिक्स्ड प्रोटोकॉल हम उनको वापस से गेम में ला सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ वीक्स लगते हैं, 4 to 6 वीक्स। और जो थर्ड ग्रेड होता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीट टीयर, जिसमें लिगामेंट पूरा ही टूट के अलग हो जाता है। तो उस केस में हम उनको नॉर्मली एक्सरसाइज या रिहैब या रेस्ट से या फिर पट्टी बांध के उनको ट्रीट नहीं कर सकते। उसके अंदर हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, जिसमें उनको एक टूटे हुए लिगामेंट की जगह न्यू लिगामेंट इम्प्लांट करके लगाया जाता है। सो मैक्सवेल को लेग इंजरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने फिर भी पूरा मैच खेला। सो क्या ये डिसीजन, ये रिस्क लेना सही था? कितना डेंजरस उनके लिए हो सकता था? वो वर्ल्ड कप से लाइक बाहर भी हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमने रिसेंट मैच में देखा कि मैक्सवेल खेलते खेलते अचानक से मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको लेटना पड़ा। तो वो एक कंडीशन पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, वो क्रैम्प्स की वजह से हुआ था। तो क्रैम्प्स बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी मसल को ओवर यूज़ कर लेते हैं और बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, क्योंकि लास्ट मैच में ह्यूमिडिटी भी बहुत थी। तो ऑलरेडी मैक्सवेल ने 50 आवर्स स्पेल कर लिया था, मतलब बॉलिंग काफ़ी करवा चुकी थी, तो बॉडी से काफ़ी फ्लूइड वो लूज कर चुके थे। और उसके बाद उन्हें बैटिंग करने भी आना पड़ा और पूरा उन पे प्रेशर था कि काफ़ी रन का टारगेट था। तो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और ओवर यूज ऑफ मसल्स और सेम मोमेंट में वो खड़े रहे हैं, इतने टाइम तक वो खड़े रहे हैं, तो उनका क्रैम्प्स डेवलप हो गए थे। तो क्रैम्प्स डेवलप होने के बाद क्या होता है, जो हमारी मसल है वो ट्विच करने लग जाती है। ट्विच करने के बाद वो सडन इतना पेन करती है कि जो भी प्लेयर होता है वो खड़ा रहने में थोड़ा परेशानी फील करता है। तो जैसे ही फिजियो को कॉल हुआ, फिजियो ने आके पहले इंश्योर किया कि कुछ अलग
मतलब जो चीज़ फिजियो को लग रहा था कि मैक्सवेल के डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा होने वाला है, कुछ उससे अलग तो नहीं है। तो जब वो चीज़ सबसाइड हो गई कि कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, तो क्रैम्प्स के अंदर नॉर्मली क्या रहता है, अगर हम उसको उस टाइम ड्रेसिंग रूम में भेजते तो हो सकता है मैक्सवेल को और ज़्यादा पेन होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी के बाद 50 ओवर तक फील्डिंग करना, उसके बाद बैटिंग करना और तुरंत उसको अगर हम रेस्ट करवा देते हैं मैक्सवेल को, तो उससे हो सकता है मैक्सवेल को और ज़्यादा दिक्कत होती। तो उस चीज़ को फिजियो ने समझा और उस चीज़ को प्लेयर को बताया कि आप इसको कंटिन्यू करो, इससे आपको फर्दर डैमेज नहीं होगा। अगर आपको अब रेस्ट दे देंगे तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा सीवियर पेन बियर करना पड़े। सो डॉक्टर, हार्दिक पांड्या को रिसेंटली एंकल इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। सो कितना टाइम लगेगा उनको ठीक होने में? क्या हम आगे के मैचेस में उनको देख पाएंगे, लाइक T20 मैचेस आगे होंगे? एंकल इंजरी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एंकल इंजरी जो है वो जब भी प्लेयर लैंड करता है, मतलब जब भी जंप करके वो लैंड करता है, तो सपोज करें कि ये एंकल है, ठीक है। तो जब भी लैंड किया है तो नॉर्मली हम लैंडिंग करते हैं, वो पहले हील नीचे जाती है और फिर बाद में आगे का हिस्सा नीचे जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस मैच में ऐसी बनती है वाइल फील्डिंग, बॉल को पकड़ते टाइम तब ध्यान नहीं रहता, तो हमारा एंकल लैंड ऐसे करने की बजाय ट्विस्ट होके लैंड करता है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाता है पैर। तो जब अंदर की तरफ मुड़ता है तो जो साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट डायरेक्टली कोई ना कोई सॉफ्ट टिश्यू को हैम्पर करता है। तो उसी कारण हार्दिक पांड्या की जो ये इंजरी है वो हुई है। तो इसके अंदर मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 to 6 मंथ का टाइम तो उन्हें लगेगा। So doctor, why do fast bowlers are more prone to injury? For instance, जसप्रीत बुमराह, अगर हम उनके केस के बारे में बात करें तो। बिल्कुल, जैसे कि आप भी देखते हैं जब फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग स्पेल कर रहा होता है, तो वाइल थ्रोइंग द बॉल, जब बॉल लास्ट में उसके हाथ से छूटती है, तो उनकी बॉडी का जो शेप होता है वो नॉर्मल जंप और नॉर्मल रनिंग की जो हमारी पोस्चर होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब जैसे हम तौलिए को निचोड़ते हैं, वैसे ही उनकी बॉडी भी एक तरह से निचुड़ चुकी होती है, मतलब पूरी हाथ ऊपर से जा रहा है, हर जगह उनका स्ट्रेस रहता है। तो उस एक्शन में अगर कहीं ना कहीं जो उनका नॉर्मल बॉडी है उससे अगर उनकी मतलब स्ट्रेंथ पर्टिकुलर नहीं है, कोई एक ऐसी मसल जिसने ओवर एक्टिव हो गई हो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, या फिर उनका कोई भी ऐसी एक बोन की मूवमेंट जो पर्टिकुलर उस शेप की उस स्विंग के अंदर ना गई हो, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसके अंदर उनका कोई ना कोई सॉफ्ट टिश्यू हैम्पर होने का डर रहता है। स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स हु आर मोर प्रोन टू लोअर बैक इंजरी? मैं बोलूँगा कि फास्ट बॉलर ही ज़्यादा प्रोन है इंजरी के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर के अंदर हमें 150 की स्पीड से भी बॉल फेंकनी पड़ती है। तो 150 की स्पीड से बॉल फेंकना मतलब आप नॉर्मली एक जॉइंट को यूज़ करके 150 की स्पीड गेन नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको पूरी बॉडी को एंगेज करना पड़ेगा, आपकी बॉडी का एक एक मसल हर जॉइंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हर जॉइंट की उतना ही एफर्ट सेम टाइम पे उतना लगेगा, तब वो बॉल उतना तेज वहाँ से निकलेगी और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी जहाँ वो चाहता है। तो इस डायरेक्शन को और इस स्पीड को अटेन करने के लिए उनकी बॉडी की शेप इस तरह से हो जाती है कि थोड़ा सा भी अगर वो कोई भी मसल, कोई भी बोन अगर अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होती है तो वो इंजरी का कारण बन सकती है। What injuries require immediate surgery? इंजरी साइट को एग्जामिन किया जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं, उस साइट के हर जॉइंट के एक स्पेशल टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नी में इंजरी हुई है तो नी के अंदर पहले लिगामेंट टेस्ट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इन्फ्लामेशन कितना है, टेम्परेचर वहाँ का चेक किया जाएगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर राइज मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सूजन भी अचानक से आ चुकी है, तो उसको हम एक बार के लिए हमें बाहर लाना पड़ता है। उस टाइम हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। बाद में उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, रेडियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक्सरेज या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है तो एमआरआई भी होती है। और अगर लगता है डॉक्टर को कि नहीं ये चीज़ अभी मतलब सर्जरी के लिए जाना चाहिए तो सर्जरी प्रिस्क्राइब होती है। डॉक्टर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद जो विजुअल्स आए थे, सो उन्हें देखकर आपको क्या लगा? क्या वो दोबारा खेल पाएंगे IPL 2024 में? क्या उनकी वापसी होगी, और अगर होगी तो क्या वो उसी फॉर्म में खेल पाएंगे जैसे वो पहले खेलते थे? बिकॉज मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। काफ़ी अनफॉर्चुनेट था हमारे एक लीडिंग प्लेयर का ऐसे इंजर्ड होना, जो कि कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे। जो विजुअल्स थे उन्हें देख के तो सब एक बार डर गए थे कि ये क्या हुआ। तो उस टाइम तो सोच पाना मुश्किल था कि खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे पता चला कि इंजरीज है, लेकिन वो क्रिटिकल फेज में रहे थे काफ़ी टाइम तक, और क्रिटिकल फेज में रहने के बाद जब वो
क्रिटिकल फेज से निकले तो उनका पता चला कि मल्टीपल बोन फ्रैक्चर है, काफ़ी लेवल्स पे फ्रैक्चर हैं और मोस्टली उनका जो अफेक्टेड है वो नी है। तो नी के अंदर उनको काफ़ी इंजरी हुई है जिसका रिहैब अभी भी उनका चल रहा है और हो सकता है उसमें अभी भी कुछ टाइम लगे। तो जनरली जो बोन फ्रैक्चर्स होता है पहले तो उसको यूनाइट होने में 3 to 4 वीक्स लगते हैं, जिसमें वो प्लास्टर कास्ट के अंदर जो बोन रहती है हम देखते हैं। तो प्लास्टर हटने के बाद जब बोन डॉक्टर इंश्योर कर लेता है कि बोन 3 to 4 वीक के अंदर जुड़ चुकी है तो प्लास्टर रिमूव होने के बाद धीरे धीरे उसको मोबिलिटी फेज में लाया जाता है। मोबिलिटी फेज में उनका जो जॉइंट अफेक्टेड होता है उसकी धीरे धीरे मूवमेंट करवाई जाती है। एक फिक्स्ड रेंज होती है जो कि रेंजेस पर मंथ हर महीने जैसे जैसे वो रिहैब प्रोटोकॉल जो इलाज उनका चलेगा उसके अंदर जो रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और ऐसे ही उनका मूवमेंट पूरा पहली बॉडी का करवाया जाता है और फिर बाद में एडवांस लेवल का रिहैब होता है। क्योंकि क्रिकेट प्लेयर का जो रिहैब है वो नॉर्मली कोई भी इंसान है उससे अलग है। तो ऋषभ पंत को जो रिहैब चाहिए वो मेरे ख्याल से नॉर्मल इंसान को अगर रिहैब चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि उन्हें वो वापस बैक टू स्पोर्ट्स लाना है। थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर नहीं मिले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और सजेशंस भी भेजिए अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मी फौजिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हेल्थ साइट पॉडकास्ट।